फिर आप सभी का स्वागत है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत की बेबाक आवाज गूंजी और पाकिस्तान की पोल खुल गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना लाग लपेट और बिना नाम लिए आतंकवाद के गढ़ की ओर इशारा किया, लेकिन जवाब देने की जल्दबाजी में पाकिस्तान ने खुद को बेनकाब कर लिया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भी उसका चेहरा दुनिया पहचानती है। सवाल अब यह है कि वैश्विक बिरादरी आतंकवाद को राजनीति मानने वाली मुल्कों के खिलाफ कब एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फजीहत कराई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उस भाषण के बाद जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक पड़ोसी देश को आतंकवाद का गढ़ बताया था, उस पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने खुद अपनी ही पोल खोल दी। दरअसल शनिवार को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसकी कारगुजारियों की चर्चा यूएन के मंच से की और कहा कि हमारे बीच एक ऐसा पड़ोसी है जो दशकों से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र रहा है। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उसे सीमा पार की बर्बरता करार दिया। हॉल में उनका संदेश गूंजा और दुनिया ने उसे गौर से सुना। For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism. उन्होंने बदले हुए नए भारत के 3 सूत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत देश और दुनिया के हर हिस्से में अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। Bharat approaches the contemporary world guided by 3 key concepts. 1. Atmanirbharta or self-reliance. That means developing our own capabilities, building our own strengths and nurturing our own talent. 2. Atmaraksha or securing oneself. We remain determined to protect our people and secure their interests at home and abroad. And 3. Atma Vishwas or self-confidence. As the most populous nation, as a civilizational state, as a rapidly growing major economy, Bharat will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global south. पर तभी जिस देश का नाम लिया नहीं गया था, उसने उत्तर देने का विकल्प चुन लिया और तब भारत की तीखी प्रतिक्रिया आई। भारत के स्थायी मिशन के सेकंड सेक्रेटरी रेंटाला श्रीनिवास ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बिना नाम लिए भी जो देश उत्तर दे रहा है, उसने लंबे समय से चले आ रहे सीमा पार आतंकवाद की प्रथा को दरअसल स्वीकार कर लिया है। It is telling that a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism. Pakistan's reputation speaks for itself. Its fingerprints are so visible in terrorism across so many geographies. It's a menace not only to its neighbors but to the entire world. No arguments or untruths can ever whitewash the crimes of terroristan. वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति कई देशों ने अपना समर्थन दोहराया है। यूएनजीए के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन किया। इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। इससे पहले मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था। नई दिल्ली से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो भारत ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को यूएनजीए में, और यूएनजीए में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने खुद को बेनकाब कर दिया, खुद ही अपनी पोल खोल दी। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है कि किस तरह से भारत का करारा जवाब रहा है, और हमारा विशेष है यूएनजीए में भारत का करारा जवाब, पाक फिर बेनकाब। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत का करारा जवाब, पाक फिर बेनकाब, आज का हमारा विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो साउथ ईस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ जुड़ी हुई हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और इस पूरे विषय में उनकी विशेष महारत है दरअसल। तो एम्बेसडर मंजू सेठ, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँ और इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर के जवाब का, जो उन्होंने यूएन में बोला, उसका आकलन आप कैसे करेंगी? एक तो ये, और उसके साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रिया में जो भारत की डिप्लोमेटिक स्थिति रही है, उसका कैसे आकलन करेंगी, उसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, आपने कहा ये जो बहुत इम्पोर्टेंट था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने जो अपने भाषण में काफ़ी चीज़ें यूएनजीए में कही, तो हमारे विदेश मंत्री ने जो वहाँ पे किया है, 2-3 मुद्दे मेन रेज किए हैं उन्होंने। सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की बात की है, और साथ में पाकिस्तान की भूमिका जो है, टेरर सपोर्ट जो करते हैं, उसको बिल्कुल हाईलाइट किया है। ये बहुत ज़रूरी था, उनको नेम नहीं किया, कोई भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि ये एक हमारे नेबरहुड में एक देश है जो बिल्कुल बाज नहीं आता है, टेरर को सपोर्ट करता है, और हमेशा ही जितने टेररिज्म, मेजर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हुए हैं कहीं भी दुनिया में, उसका एपिसेंटर या उसका जो सोर्स है वो पाकिस्तान है। अगेन, पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए उन्होंने सिर्फ कहा हमारे नेबरिंग कंट्री। तो ये सब एक बहुत इनडायरेक्टली लेकिन क्लियरली एक मैसेज था यूएन को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो दोहरा मापदंड देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, कि इसको कंडेम ना करते ही नहीं है। हम देख ही रहे हैं कुछ काफी सालों से, जब उनको इम्पैक्ट होता है तब टेररिज्म को के पीछे सब यूनाइट होते हैं टेररिज्म को कंडेम करने के लिए, लेकिन जब दूसरे देशों पे होता है जहां उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ज्यादातर जो यूएन के मेन मेंबर्स हैं, जो P5 है और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो यूजुअली इसके बारे में बहुत कम बोलते हैं, और या उसको सब हम इंडिया का सपोर्ट होता है लेकिन नॉट जैसे बिल्कुल खुल के नहीं करते हैं, ना कंडेम करते हैं पाकिस्तान के जो एक्ट्स चले आ रहे हैं, सपोर्ट टू टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और एक जो एक वहाँ पे जो मानसिकता बनाई जाती है, काइंड ऑफ इनकलकेट किया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है यंग बच्चों को कि उनको कैसे एक टेरर लाइन में एक प्रोफेशन की तरह उसको करके उनको फॉलो करे। तो एक बहुत ये जो यूएन ने जो स्पीच दी है हमारे विदेश मंत्री ने, ये बहुत क्लियरली एक बहुत दर्शाता है कि हमें जरूरी है कि हम अपना ये व्यू पॉइंट वहाँ आगे रखें, और बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी आई थिंक समझ तो आ गया, क्योंकि राइट ऑफ रिप्लाई में उन्होंने जवाब दिया है, चाहे हम क्योंकि हम इंडिया ने नेम नहीं किया उनको, किसी कहा नहीं पाकिस्तान का ये रूल है, लेकिन फिर भी राइट ऑफ रिप्लाई में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये इंडिया हमारे खिलाफ झूठ बोलता है, ये बोलता है, उस किस्म की बातें की उन्होंने। तो ये एक ही पुराना आई थिंक उनका एक एटीट्यूड है पाकिस्तान का, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन एज सच नहीं लिया जाए, तो वो इम्प्यूनिटी करते चले जाते हैं। और ये विदेश मंत्री ने भी कहा, ये उनको बिल्कुल मिलके पूरी दुनिया को इसके ऊपर एक कंबाइंड एक्शन लेना पड़ेगा, और एकजुट होके इसको टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी और प्रेशर डालना पड़ेगा निश्चित तौर पर। प्रोफेसर भारद्वाज, अगर ये जो अभी ताज़ा प्रकरण हुआ है राइट टू रिप्लाई वाला, इसको कैसे डिप्लोमेटिकली आप देखते हैं? पाकिस्तान ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया, भारत ने उसका नाम भी नहीं लिया था, उसके बावजूद वो उस पर रिप्लाई करने के लिए आकर खड़े हो गए। और उसके साथ ही साथ एक और विषय है जिसको मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप देखिए, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा
उठाता है यूएन में, लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी मजबूरी हो गई है कि वो आतंकवाद की भी बात करे, आतंकवाद पर भी अपने आप को, जिसको कहते हैं कि साफगोई से अपने आप को बचाने की कोशिश करे, और ये शायद अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें दो पहलू साफ साफ है। पहली बात कि जो पाकिस्तान अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जो प्रधानमंत्री का बयान आया, वो उनका एक तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ टेररिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। और ये बात सार्वभौम सत्य है, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि जब, और ये बात आपने देखा कि जब जयशंकर जी टेररिज्म की बात कर रहे थे और उसको डिस्क्रिमिनेटरी और डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो पूरा जो यूएन सिक्योरिटी जो जनरल असेंबली था वो तालियों से गूंज रहा था। यानी कि उनकी बात को दुनिया एंडोर्स कर रही थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, भारत का नेबरिंग कंट्री है, जो टेररिज्म का एपिसेंटर है, और जितने भी बड़े आज तक अटैक हुए हैं उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। वहीं पर जब अब उनको अपने आप को डिफेंस का, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि वो ना केवल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं बल्कि टेरर फाइनेंसिंग भी करते हैं, और उसके वो खुद भी विक्टिम है। जिस तरीके से तहरीके तालिबान वहां पे अपना दमखम लगाए हुए, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है, सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा है, तो पाकिस्तान दोहरे मार से मर रहा है, दुनिया समझ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बहुत पॉजिटिव भी बात कही कि देखिए, यूएन का जो आठ दशक का एक सफर है जिसमें यूएन चार्टर में विश्वास करते हैं, अभी क्राइसिस में है, और उसको, और जो मल्टीलेटरलिज्म भी क्राइसिस में है। हमें लगता है कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, और जो कई मुद्दे पेंडिंग है, जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के हिस्से बने थे, जिसमें कश्मीर का मुद्दा भी है, जो कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये भारत का अंग रहा है, और लेकिन इसको कश्मीर, इसमें यूएन में ले जाके इसको एक तरीके से डिस्प्यूटेड बनाने का प्रयास किया। तो इन्होंने कहा कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए और दुनिया को पीस बिल्डिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि जो डिग्निटी ऑफ सिटीजन सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इन्होंने दो तीन बातें जो सकारात्मक कही कि ना केवल टेररिज्म तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है, इसी के साथ साथ जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज है या मानवता का कल्याण है या एसडीजी का जो बहुत कम ग्रोथ हो रहा है, उन सबको लेके, साथ ही साथ ग्लोबल गुड्स, क्योंकि एक तरीके से ये भी विटनेस हुआ कि जो कोविड-19 में एक वैक्सीन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम क्रिएट कर दिया गया था कुछ कंट्रीज के माध्यम से। तो इन सब बातों को जयशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखा, और मुझे लगता है कि मोटे तौर पे जो दुनिया ने इनकी इस बात को एक सहमति दी, और ये एक तरीके से बिगुल बजा है। और भारत की जो सदस्यता की बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया ने तो ओपनली उनको सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के बाकी देश भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता। अमेरिका ने भी कई बार इंडिकेट किया कि भारत निश्चित रूप से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने के लिए दावेदार है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें आतंकवाद है, क्लाइमेट चेंज है, डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम है, ग्लोबल साउथ की आवाज है, ये तब आगे बढ़ पाएंगे जब भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलेगी, और भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में इस परमानेंट सीट की बात कर लेते हैं, और चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी जवाब लें, समय थोड़ा कम हो रहा है। एम्बेसडर मंजू सेठ, जब हम परमानेंट सीट की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि रूस ने, सर्गेई लावरोव ने भी खुले तौर पर समर्थन किया, मॉरिशस ने किया, उसके अलावा भूटान ने किया। तो आप कैसे देख रही हैं कि अब ये लगातार इसकी मांग जो है भारत के पक्ष में बढ़ती जा रही है? कैसे देखती हैं इस पूरे परिवर्तन को? नहीं, परिवर्तन तो आ रहा है काफी सालों से, लेकिन सिर्फ जो उसका जो एक्चुअल प्रोसेस है यूएन रिफॉर्म्स का, वो ही एक मुद्दा बन गया। उसी पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसकी वजह से प्रोसेस शुरू कर तो दिया है, लेकिन रिफॉर्म बहुत जरूरी है। और अब सब देश समझ रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ है वो भी समझ रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूएन था वो इनइफेक्टिव रहा। ये बड़ी लड़ाइयां जो हुई हैं, उसका एक जो रीजन था जब इस्टेब्लिश करने का यूएन का था कि वो पीस लाएगा और वॉर्स को होने नहीं देगा, लेकिन दोनों अभी जो पिछली दोनों वॉर्स हैं उसको नहीं प्रिवेंट कर पाए, ना प्रिवेंट कर पाया ना उनको बंद करवा पाया। तो उसके इफेक्टिव हो रहा है। तो सब रिकग्नाइज कर रहे हैं कि अगर यूएन को एक रोल प्ले करना है, अपना मल्टीलैटरल रोल, और दुनिया में एक प्रॉपर एक
रोल एज फॉर पीस, फॉर क्रिएटिंग पीस, अगर वो रोल उसको फुलफिल करना है और डेवलपमेंट के लिए, और जैसे उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने एसडीजी का, क्लाइमेट चेंज का, हर एक चीज का के मुद्दे को अगर वो इफेक्टिवली हैंडल कर सके, टैकल कर सके, उसके रिफॉर्म बहुत जरूरी है। और जब तक वो रिफॉर्म नहीं होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन नहीं होगा, सिक्योरिटी काउंसिल का बोथ परमानेंट मेंबरशिप में और नॉन परमानेंट मेंबरशिप में, जहाँ पे सब अपने जो न्यू मेंबर्स भी हैं वो अपना एक योगदान दे सकें, अपना एक वॉइस सामने रख सकें, तब तक मुझे उम्मीद बहुत कम है कि बहुत ये इफेक्टिव बन पाएगा। जी बिल्कुल, रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी। रिफॉर्म्स को लेकर के प्रोफेसर भारद्वाज के भी मैं व्यूज़ जानना चाहूँगा। प्रोफेसर भारद्वाज, भारत और भारत जैसे तमाम कुछ और देश जो है वो लगातार रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल सन्नाटा मार के बैठे हैं और वो उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको लगता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए? जैसा कि अभी एम्बेसडर मंजू सेठ ने जिक्र किया कि दो वॉर हो रहे हैं और उसको न रोक सकते हैं, न उसको किसी भी तरह उसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं, फिर ऐसे यूएन का क्या फ़ायदा है? देखिए, दो बातें साफ साफ है कि जिस तरीके से भारत अपने आप को दुनिया के सामने डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि भारत जो है एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और एक तरीके से नॉन वायलेंस और पीस बिल्डिंग की तरफ भारत का हमेशा एक सकारात्मक रुख रहा है। और ये बात रिफ्लेक्ट हुई जब भारत ने G20 सबमिट किया और उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की। तो ये दुनिया के कुछ देशों को जो एस्पिरेंट है अपने आप को ग्लोबल पावर बनाने के लिए, उनको एक तरीके से संदेह है कि भारत अगर दुनिया के सामने इस छवि के साथ उभरेगा तो बहुत बड़ा एक लीडरशिप भारत, जो कि आज के दिन लीडरशिप वैक्यूम है दुनिया में, ना अमेरिका लीडर है ना चाइना लीडर है, और वो दुनिया देख रही है कि कोई ऐसा वॉइस दुनिया के सामने आए जो पीस की बात करे, नॉन वायलेंस की बात करें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको रिजोल्व करने की बात करें। तो भारत एक बहुत बड़ी आवाज के रूप में उभर रहा है और मुझे लगता है कि दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज है, खासकर ग्लोबल साउथ, और ये भी कही कि कुछ डेवलप्ड जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी भारत की इस लीडरशिप को एंडोर्स करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है, दुनिया के एक 1/5 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो निश्चित रूप से भारत का एक जो अपना, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, या बाकी जो आत्मनिर्भरता जो बढ़ती जा रही है, वो भारत की मेंबरशिप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर देता है। और इस बात को बहुत स्ट्रांगली हमारे विदेश मंत्री ने यूएन जनरल असेंबली में रखा, और इसको मुझे लगता है कि दुनिया बात को समझेगी, और जो मल्टीलेटरलिज्म जो क्राइसिस में आज के दिन यूएन इंस्टीट्यूशन क्राइसिस में, उस क्राइसिस को भारत निकालने में सक्षम होगा। जी निश्चित तौर पर। तो भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं दुनिया भर के तमाम देशों को, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भारत के विकास से, भारत की प्रगति से निश्चित तौर पर बहुत खुश शायद नहीं है, लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच में भारत अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए एम्बेसडर मंजू सेठ और प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ